195 कंट्रीज हैं, लेकिन इन 195 कंट्रीज में से 49 मुस्लिम कंट्रीज हैं। और इन 49 मुस्लिम कंट्रीज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इन्हें मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 49 कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। लेकिन आज इन 49 कंट्रीज में से भी जिस कंट्री पर हम फोकस करने वाले हैं उसका नाम है ईरान। और हम ईरान को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि बाइबल ईरान के विषय में कि अंत समय में ईरान के साथ, ईरान को लेकर क्या क्या घटनाएं होंगी, इसके विषय में बहुत कुछ बताती है। और आज आप प्रेजेंट डे कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ईरान के विषय में बातें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। और इजराइल को लेकर इसकी जो एक पॉलिटिक्स है वो भी बहुत फेमस है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन दोनों कंट्रीज, इजराइल और ईरान के अक्सर बीच में काफ़ी रंजिश चलती रहती है, काफ़ी टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन्स और वॉर्स चलती रहती है। आज हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, और साथ में हम ये भी देखेंगे आने वाले कुछ विषयों में, कुछ वीडियो में, कि एक्चुअली में बाइबल इन विषयों पर क्या कहती है। सबसे पहले हमें ईरान को समझना होगा, इससे पहले कि हम उसकी भविष्यवाणी में जाएं। ये एक ऐसा कंट्री है जो शिया विचारधारा से काफ़ी हद तक प्रभावित है, यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो शिया है। अगर आपको शिया और सुन्नी के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ताकि आप इस कंट्री का माइंडसेट समझ सकें। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 AD के आसपास हुआ था और 632 में उनकी डेथ हो गई थी। 632 के बाद एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मुस्लिम लीडर, और खलीफ और खलीफा जिसको बोलते हैं, कि वो कौन बनेगा। तो जो पहले लीडर हुए, जो खलीफ हुए, उनका नाम था अबू बकर। उनके बाद उमर आए, उनके बाद उस्मान आए, और फिर लास्ट जो खलीफ थे वो थे अली, जो 661 तक खलीफ रहे। ये चार खलीफाओं को सुन्नी जो विचारधारा है उसमें इसे राइटली गाइडेड कैलिफ्स कहते हैं, या रशीदुन पीरियड, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। लेकिन ये सुन्नी पर्सपेक्टिव से, अभी मैं बताता हूँ कि शिया और सुन्नी में डिफरेंस क्या है। लेकिन जो शिया पर्सपेक्टिव के लोग हैं, जो बेसिकली डोमिनेट करते हैं ईरान में, उनका कहना यह है कि वो सिर्फ अली को ही राइटली गाइडेड कैलिफ मानते हैं, क्योंकि जो शिया पर्सपेक्टिव के लोग थे उनका ये कहना था कि मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा वो उनके घर, यानी कि अहल बैत से ही होना चाहिए। लेकिन जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी उनका कहना यह था कि मुस्लिम उम्मा का लीडर कोई ऐसा होना चाहिए जिसका चुनाव जो है वो मुस्लिम उम्मा करे, और जिसका आधार इल्म पे होना चाहिए, स्किल्स पे होना चाहिए। और इसी चीज को लेकर एक हेट्रेड शुरू हुई 1400 साल पहले, जो आज तक हम मुस्लिम वर्ल्ड में देख रहे हैं, यानी कि शिया और सुन्नी का स्प्लिट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो कंट्री है शिया ईरान, ये बेसिकली गवर्न करती है एक शियाइट विचारधारा के द्वारा, और इसीलिए इनमें और जो सुन्नी कंट्रीज है आपस में काफ़ी टेंशन रहता है। और इसी वजह से जब हम देखते हैं कि 661 में अली के बाद जो है वो मुबैया, जो सीरिया का गवर्नर होता है, वो रूल करना शुरू करता है। उससे पहले ही रूल कर रहा होता है, लेकिन उमैयद डायनेस्टी की वो फाउंडेशन रखता है। और 680 के आसपास उसका जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है यजीद, उसी के टाइम पे एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ करबला, जिसमें हुसैन यानी कि मोहम्मद साहब के जो ग्रैंडसन थे उसमें वो मार दिए जाते हैं। और तब से लेकर अब तक जो है ये जो एक मार्टरडूम का एक फेस्टिवल है जिसे हम अहूरा के नाम से जानते हैं, वो अक्सर शिया मुसलमानों में सेलिब्रेट किया जाता है इस मार्टरडूम को लेकर। तो बेसिकली इसीलिए आज हम देखते हैं कि शिया और सुन्नी में काफ़ी हद तक जो है वो क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो 1400 ईयर्स की राइवलरी है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से ही, डेथ के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आज शिया जो थियोलॉजी है वो इजराइल को लेकर इतनी एग्रेसिव हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम, आपके अंदर ये सवाल आ सकता है कि अक्सर शिया वर्सेस सुन्नी जो है वो क्लैशेस हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन शिया एक ईरान जो है एक शियाई कंट्री होने के बावजूद भी वो फंड करता है ये जो कंट्रीज़ हैं, आपके सीरिया हो गया, और आपका जो पैलेस्टाइन जो एक कंट्री होने के लिए कोशिश लोग कर रहे हैं, उसको फंड करता है, जहाँ पर जो हमास है, फतह है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सुन्नी मुस्लिम। तो एक
शियाइट कंट्री जो ईरान है वो एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप्स का या सेक्ट्स का वो साथ क्यों दे रहा है, हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसका आंसर ये है कि देयर इज ओनली वन थिंग विच यूनाइट्स देम, कि जो उनके आपस के झगड़े हैं उससे भूलकर एक चीज़ उन्हें यूनाइट करती है, एंड दैट इज द इशू ऑफ इजराइल। जी हाँ, अब अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यरूशलेम का शियाइट इकेस्टोलॉजी का मतलब होता है कि जो एंड टाइम में जो चीज़ें होने वाली हैं किसी रिलीजियस विचारधारा के हिसाब से वो क्या होने वाली है। तो शियाइट इकेस्टोलॉजी में यानी कि शिया की जो अंतिम बातों की जो विचारधारा है उनके अनुसार यरूशलेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल कुद्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा होली है, क्योंकि इस्लामिक विचारधारा के अनुसार से दारुल इस्लाम, यदि कोई लैंड एक बार इस्लामिक कंट्री का पार्ट हो जाती है, इस्लामिक विचारधारा का पार्ट हो सकती है, तो वो दोबारा किसी नॉन इस्लामिक सरकार द्वारा नहीं चलाई जा सकती। इसीलिए ज्यूस को एज वेल एज इजराइल को वो एक जो है अपने इस चीज़ के ऊपर एक धब्बा मानते हैं, एंड दे वांट टू इरेडिकेट दिस। दूसरी चीज़ ये है कि उनके ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि जो अल अक्सा मॉस्क है, जो आज टेम्पल माउंट पर बनी हुई है, वहाँ पर एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। इस्लाम के हिसाब से दोनों शिया और सुन्नी इस पर एग्री करते हैं, ये थर्ड मोस्ट होलीस्ट प्लेसेस में से एक है इस्लामिक इकेस्टोलॉजी और एक इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से। और एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जिसमें बोथ शिया वर्स एंड सुन्नी एग्री करते हैं, जिसको बोलते हैं मेहदी। लेकिन शियाइट थियोलॉजी जो है वो मेहदी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती है हमें। उनके हिसाब से मेहदी के आने से पहले जो यरूशलेम है उससे जो है उसके ऊपर जो रूल होना चाहिए वो मुस्लिम्स का होना चाहिए। यानी उनके अनुसार से जो पहली प्री कंडीशन है इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। इसीलिए हमेशा वो ये विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में अपनी कि शांति राह नहीं बनेगी मेहदी के आने की। इनफैक्ट जो इस्लामिक थियोलॉजी और शियाइट एस्ट्रोलॉजी वो इस बात को विश्वास करती है कि जितना क्योस बढ़ेगा उतना मेहदी के आने का, यानी कि जो उनका आखिरी जो मेहदी आने वाला है 12th इमाम, उसके आने का समय नजदीक आएगा। अब ये 12th इमाम क्या है इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि जितना भी हम पीस नेगोशिएशंस में जाएंगे, जितनी भी शांति वार्ताओं में जाएंगे, उतना मेहदी का आना जो है वो डिले होगा। और शिया थियोलॉजी में मेहदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मोर देन द सुन्नी थियोलॉजी। इसीलिए वो ये मानते हैं कि जितना हम इस केओस को बढ़ाएंगे, जितना हम इस अपने वॉर्स को और इन सब चीज़ों को एस्केलेट करेंगे, उतना मेहदी के आने का जो है वो समय निकट आ जाएगा। अब बात आती है, अब आप सोच सकते हैं कि ये मेहदी क्या है, तो मैं आपको बता दूं 7th सेंचुरी के बाद से लगभग 9th सेंचुरी तक शिया लोग ये विश्वास करते हैं कि 12 इमाम्स आए और जो आखिरी इमाम था उसका नाम था मोहम्मद अल मेहदी। लेकिन उनका डिसअपेरेंस जो है वो 874 AD के आसपास हो गया और वहीं से एक अजीब सी विचारधारा जन्मी जहाँ पर ये विश्वास किया जाने लगा कि ये जो मेहंदी है वो अंत के, अभी तो डिसअपेयर हुआ लेकिन एंड टाइम्स में ये वापस आएगा और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक कैलिफेट जो है वो स्टैब्लिश करेगा। और इसी को लेकर 10th सेंचुरी में धीरे धीरे अलग अलग विचारधाराएं बनती चली गई और इसको बोलते हैं रिडेम्पटिव क्योस थियोलॉजी, जहाँ पर वो ये विश्वास करते हैं कि बहुत इजराइल जो स्पेशली कंट्री है उसको जो है वो इस्लामिक धारा डोमिनेट करेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि 1948 में इजराइल वापस आया, सो दे सी दिस कंट्री एज अ ब्लेमिश टू देयर गॉड एज वेल एज देयर थियोलॉजी, कि वो इस कंट्री को अपना जो धर्म विज्ञान है उसके हिसाब से एक जो है धब्बे की तरफ से देखते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ईरान की हेट्रेड है स्पेशली इजराइल को लेकर वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसे सुन्नी वर्ल्ड से भी कनेक्ट करा देती कभी कभी, जैसे फतह को फंड करना, हमास को फंड करना पैलेस्टाइन में, जबकि ये सब सुन्नी मेजॉरिटी लोग हैं। लेकिन एक ईरान जो एक शिया कंट्री है वो इन लोगों को, क्योंकि अपनी इजराइल के प्रति हेट्रेड के लिए वो इन सब लोगों से, इन सब सेक्ट से एक है, क्योंकि उसे अपने मेहदी, अपने सेवियर का, इस्लामिक सेवियर का इंतजार है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को कर रहा है। मैं अक्सर इस चीज़ को सोचता हूँ
कि 2015 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर वो JCPO जो डील थी एक, अगर उसमें कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाए रखते ईरान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ईरान को जो है न्यूक्लियर जो अपनी एम्बिशंस है उसको पूरा करने में इतनी आसानी नहीं होती। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे रास्ते तैयार किए कि जितने सैंक्शंस थे, यानी कि प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगे हुए थे अपने न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, वो काफ़ी हद तक वो सैंक्शंस हट गए और एक बहुत ही लिमिटेड वे में उन्होंने एक परमिशन दी कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिसर्च कर सकते हैं, अपने यूरेनियम को जो है आप प्योरीफाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक रास्ता बना कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को बहुत तेज़ी कर दिया। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ जो बराक ओबामा जो सुन्नी एक मुस्लिम वर्ल्ड के जो है वो हीरो हो सकते थे अगर वो इस डील को जो है वो आगे ना बढ़ाते। लेकिन आज जितने भी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, आज इस कंट्री ईरान से काफ़ी हद तक टेरिफाई है और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। एनीवे, एक मिथ हम अक्सर, यानी एक झूठ हम अक्सर पाते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल नहीं होता तो शांति होती। अक्सर आप इस चीज़ को सुनते होंगे कि जो मेडिटेरियन एरिया है या जो ये लवांट का एरिया है, लवांट मतलब कि जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, जितने भी कंट्रीज बने हुए हैं मुस्लिम कंट्रीज, ये सब जो है वो एक ही चीज़ से इन लोगों को प्रॉब्लम है और वो इशू ऑफ इजराइल है। अगर काश यहाँ इजराइल नहीं होता तो यहाँ पर शांति होती। लेकिन ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर इजराइल नहीं भी होता तो भी आज जो है यहाँ पर बहुत सारे झगड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए कि 661 में इनफैक्ट जब लास्ट खलीफ अली ख़त्म होते हैं, उसके बाद से ही उमायद्स का राज आता है और उमायद्स के बाद जो है वो अब्बासिड्स का राज आता है और इन दोनों के बीच में भी बहुत सिविल वॉर्स हुई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें इजराइल का कोई हाथ था? बिल्कुल नहीं था। आप कह सकते हैं कि भाई आज के बारे में बात करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 1981 से लेकर 1988 में गल्फ वॉर हुई और ये गल्फ वॉर जिसके बीच में हुई उसका नाम था इराक और ईरान। अब इराक जो था वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और सद्दाम हुसैन के टाइम पे, और जो ईरान है वो शिया मुस्लिम कंट्री। इन दोनों के बीच में 8 ईयर का यानी 1981 से 1988 तक जो है वो वॉर हुआ। जो भी वॉर हुआ इसमें जो है सऊदी अरेबिया ने काफ़ी फंड किया इराक को कि वो ईरान से लड़ाई कर सके और इसमें कई जो है गैस जो है वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। बहुत सी 5 लाख से ज़्यादा जो है जो जाने इस वॉर में गई। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर इजराइल ही इसमें जो है वो झगड़े का कारण है तो ये 8 ईयर की जो ये वॉर हुई थी गल्फ वॉर, ये फिर क्यों हुई? आप ये एक सोचने वाला सवाल। इसमें जो इराक की जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ है उन्होंने ईरानियन कर्डिश फोर्सेस और जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थे उनके ऊपर बहुत से बायोकेमिकल जो है वेपन से उसका इस्तेमाल किया, बहुत सी जान गई। दिस वॉर हैज़ नथिंग टू डू विद इजराइल। तो ये एक मिथ है कि अगर इजराइल नहीं होता तो जो मिडिल ईस्ट में जो है वो शांति होती। बिल्कुल ऐसा होता नहीं। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आप जो है गाज़ा में देख लीजिए। 2005 के आसपास जो है वो इजराइल गाज़ा से जो है वो विड्रॉ करके आया था, यानी कि गाज़ा में जितने भी उसके सिटीजन्स थे वो उसने वहाँ से हटा लिए। लगभग नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा जो थे वो जूस वहाँ से डिस्प्लेस हुए और वो इजराइल में आकर रिलोकेट हुए, रहने लगे। और वो 2005 में इजराइल ने जब गाज़ा से अपना अधिकार हटाया, अपनी अथॉरिटी हटाई, तो वहाँ पर बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सारी चीज़ें करके जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को देकर आया। लेकिन इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद से जो है लोगों ने हमास को चुना। लेकिन इसके बाद से 2006 से 2007 के आसपास जो है वो पैलेस्टाइन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब आप ये बताइए, वो सिविल वॉर इतनी डेंजरस हुई कि उसमें कई जो है आपस में फतह के लोग मारे गए, जो है वो आपस में हमास के लोग मारे गए। उसमें इजराइल से क्या लेना देना है? क्या जो वो वॉर हुई उसमें इजराइल का कोई हाथ था? बिल्कुल भी हाथ नहीं था। और इनफैक्ट वो लड़ाई इतनी तेज अब तक चल रही है कि गाज़ा में जो है वो हमास रूल करता है, लेकिन जो वेस्ट बैंक है, जो बेसिकली बिब्लिकल टर्म्स में हम कहें जूडा और समरिया,
वहाँ पर जो है आज फतह रूल करती है। और गाजा के लोग इस पार्टी को, फतह को, जो बेसिकली जो यासिर अराफात ने फाउंड किया था, फाउंडेड बाय यासिर अराफात, उन्होंने इसको स्थापित किया था। लेकिन जो गाजा के लोग हैं वो बिल्कुल भी इस पार्टी फतह को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभी जो सिविल वॉर चली आ रही थी 2 साल की, 2007 तक जो सिविल वॉर हुई, इसमें इसराइल का क्या लेना देना? तो ये एक झूठ फैलाया जाता है कि अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल नहीं होता तो आज शांति होती। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक तो पर्शियन गल्फ वॉर का आपको एग्जांपल दिया, आपको हिस्ट्री से एग्जांपल दिया, उमैयद वर्सेस अब्बासिद। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको गाजा का एग्जांपल दिया, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो है वो यहूदियों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया खुशी खुशी, बिकॉज इसराइल वांटेड टू हैव पीस। इसराइल चाहता था कि हम आपको लैंड दे दे रहे हैं। हिस्टोरिकली 1993 से ऑस्लो अकॉर्ड से ये गलती इसराइल करता है कि उसने लैंड फॉर पीस देने की कोशिश की है। उसने ये कोशिश की है कि हम शांति जो है वो अपनी टेरिटरीज को देकर जो है हम शांति पा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। और 2005 जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब इसराइल जो है गाजा से अपना अधिकार हटाकर वापस बाकी जगह गया और गाजा में जो है वो पैलेस्टाइन अथॉरिटीज को दिया, और उसके बाद से वहाँ पर इलेक्शन आज तक हो नहीं पाए दोबारा 2006 के बाद से। अगर इतना ही यूनाइटेड है पैलेस्टाइन अथॉरिटी और ये वर्ल्ड, तो क्यों नहीं आज 2006 से लेकर आज तक इलेक्शंस हुए? मुझे कोई इस बात का जवाब देते। ओके, एनीवे, नाउ एक चीज हमें और देखनी है कि जो ईरान की जो हॉस्टैलिटी है जो इसराइल को लेकर, वो पॉलिटिकल नहीं है। इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स थियोलॉजिकल। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो 12th इमाम है, जिसको 12वर भी बोलते हैं शिया इस्लाम, उनका ये मानना ये है कि आज जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, 12th इमाम के वो डेप्यूटी है। यानी कि जो 12th इमाम है वो आज भी कहीं है, और लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके आने की ये प्री कंडीशंस पूरी नहीं हो। इसीलिए ईरानिक जो माइंडसेट है, वो जो माइंडसेट है वो वॉर का माइंडसेट है। वो ये माइंडसेट है कि उसे क्योस को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक ये पीस नेगोशिएशंस चलेंगे उनका जो है वो मेहदी का आना वो पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि एक ऐसा कंट्री जो अपनी जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन शिया है, वो अपनी जो हेट्रेट है उसको सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के प्रति जो उसकी हेट्रेट है उसको भुलाकर जो है वो आज उन सबसे दोस्ती कर चुका है, और इसराइल के प्रति जो उनकी जो नफरत है उसको वो जो है तबाह करने में लगा हुआ है। यानी एक इशू जो है इस वर्ल्ड को वो इकट्ठा करता है, एंड दैट इज इसराइल। अगर इसीलिए मैंने कहा कि शायद इसराइल को कवर अप की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसराइल के प्रति जब इसराइल की बात होती है तो पूरा जो वर्ल्ड है ये वाला वो एक हो जाता है, और जो उनके आपसी जो मतभेद हैं, जो आपसी जो डिफरेंसेस है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं जिस पे उन्हें काम करना चाहिए, वो भूल कर जो है वो एक हो जाता है। आज लेबनान में मुस्लिम्स आर किलिंग क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स आर किलिंग अदर मुस्लिम्स। आप सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में बशर अल असद की जो फैमिली है वो 1970 से राज कर रही थी, और 2011 से लेकर 15 के बीच में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी सीरिया में। अब सीरिया जो है बेसिकली बशर असद फैमिली के अंडर में था, और असद जो थे वो अलवाइट यानी कि एक शिया विचारधारा के व्यक्ति थे, जिनको जो है वो ईरान ने सपोर्ट किया। क्योंकि ईरान ने सपोर्ट किया तो साथ साथ में रशिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि एक तरह से ये लोग अलाइज हैं। और रशिया ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि रशिया को मेडिटेरियन सी में अपना एक पोर्ट चाहिए था, अपना एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। सो एक जगह पड़ती है टार्टस करके, वहाँ पर जो है वो अपना एक जल स्थल बनाया वहाँ पर रशिया ने, तो उसके लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो 2011 के आसपास से ही जो है वो अरब स्प्रिंग वगैरह जब शुरू हुई, तो जो 80% जो सीरिया की पॉपुलेशन थी वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड की थी, लेकिन जो माइनॉरिटी है यानी शिया अलवाइट सेक्ट वो वहाँ पर रूल करता था। तो आपस में ही काफ़ी मतभेद थे उनको आपस में लेकर, और वो चाहते थे कि इस जो असद फैमिली है इनको वहाँ से हम इनको वहाँ से हटाएं। 2011 से वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 2015 तक ये हालत हो गई थी कि जो सुन्नी रेबल फोर्सेस थी उन्होंने काफ़ी हद तक असद की जो रिजीम थी उसको हरा दिया था।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने जो है वो एयर स्ट्राइक करी, ईरान ने अपनी जो है वो रेवोल्यूशनरी जो गार्ड फोर्सेस है वो वहाँ पर भेजी, और उसके बाद ही असद को 2015 में दोबारा उसको वहाँ पर सफलता मिली कि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। लेकिन 2024 के आसपास हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ से हटे, और अभी स्थिल वहाँ पर केओस की स्थिति है अलग अलग जगह पर, अलग, हालांकि इंटरिंग गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर, लेकिन स्टिल अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो है वहाँ पर केओस फैली हुई है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू, अगर आप मुझे बहुत ही ओपन माइंड से सुन रहे हैं तो लॉजिकली मेरी बातों को अपने आप से पूछने की कोशिश करिए और इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करिए। ये जो सिविल वॉर चली आ रही थी 2011 से लेकर 2024-25 तक चली, उसमें इजराइल का क्या हाथ था? क्या इजराइल होता या ना होता तो ये स्थिति वहां होती? बिल्कुल इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि गल्फ वॉर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे वहां पर इजराइल का कोई लेना देना नहीं था। अब आने वाले कुछ पार्ट्स में हमें ईरान के विषय में आज हमने बहुत सी चीज़ें देखी, मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी। अब आने वाले कुछ पार्ट्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंड टाइम प्रोफेसी में बाइबल जो है वो ईरान को लेकर क्या क्या बातें करती है। इसीलिए इससे पहले कि हम इस प्रोफेसी में बढ़ते, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था आज कि इस जो कंट्री है, शियाइट कंट्री है, इसका माइंडसेट क्या है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया भर में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है 80%, और जो शिया जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 20% है। ऐसा जो गलत फहमी है लोगों को वो इसलिए है क्योंकि हम जब शियाइट कंट्री की बात करते हैं तो बेसिकली दो कंट्रीज की बात करते हैं, पहला ईरान और दूसरा यमन। ठीक है, तो ये एक हम बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम ये भूल जाते हैं कि जो सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वहां पर शिया कितने पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इराक, जो आज भी समझा जाता है कि एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन अगर आप देखें जो उनके ऑयल जोन्स हैं, जो सदर्न इराक है, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है आज जो वहाँ पर मतलब बढ़ रही है वो शियाइट मेजॉरिटी है। तो ये जो विचारधारा है 80 और 20 की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसे पलटने की, इसे री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ कंट्रीज के आधार पर ही देखने की कोशिश करते हैं कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट हुआ है। तो आज जो हमने इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश की है, हमने इस वर्ल्ड के माइंडसेट को समझने की कोशिश की है कि ये आपस में जब इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये सब इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, सिविल वॉर चल रही होती है, लेकिन एक इशू ऐसा आता है इजराइल का कि जब ये सब प्रॉब्लम्स को भूलकर एक कवर अप करके जो है वो इजराइल से जो है वो हेट्रेड को बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए कभी भी इजराइल, जब भी इजराइल ने लैंड फॉर पीस करने की कोशिश की है, यानी अपनी जीती हुई टेरिटरी को देकर वापस करने की कोशिश करी है, कभी भी उसको सफलता नहीं मिली। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम ये देखेंगे कि एंड टाइम प्रोफेसी में ईरान के विषय में, ईरान जो है बाइबल क्या कहती है और ईरान क्या रोल जो है वो एंड टाइम प्रोफेसी में प्ले करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, और ताकि आपको जितने भी मैं आने वाले वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मैं दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।